तो इसी के साथ थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन का सफर कनाडा में कैसा रहा। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में इलॉन मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां पर अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरीके से रहने का बंदोबस्त कर लिया। अपना 18वां जन्मदिन उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ में मनाया जिन्हें वो ठीक से जानते तक नहीं थे। तो इस दौरान मस्क ने कुछ और जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना। तो थोड़े टाइम बाद उनके भाई किम्बल भी उनके पास कनाडा में आ गए। अब साल 1989 यानी कि 1989 में मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा कि इलॉन किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। वैसे आगे कॉलेज की पढ़ाई ने मस्क की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए और वो अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उनके क्लासमेट अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। मस्क उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली टाइम में वो कंप्यूटर ठीक किया करते, जिससे कि उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती। वो अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे। तो इसी तरीके से 2 साल बाद मस्क को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में मस्क लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते और जो लोग पार्टी में आते उनसे $5 पर हेड के हिसाब से पैसा वसूलते। मस्क अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडियाज भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी कि सोलर पावर की इम्पोर्टेंस। उन्होंने दावा किया कि आने वाले टाइम में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो कि पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स है जो बड़ी तादाद में एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा पावर दे सकती है। मस्क ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में भी सोच लिया था। उनके प्रोफेसर्स ने उनके इस लाजवाब एनालिसिस की तारीफ की थी। वैसे मस्क हर तरह की मुश्किल से मुश्किल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स का हल ढूंढ लेते थे। उन्हें ये भी मालूम होता था कि इससे अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके दिमाग में पहले वीडियो गेम्स बनाने का ख्याल आया, मगर मस्क अपने लिए एक ऐसा करियर चाहते थे जिससे वे पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सके। वे अक्सर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट के सपने देखा करते थे। उन्हें यकीन था कि आने वाला कल इन्हीं का होगा। भविष्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और इसी में उनको प्रॉफिट दिख रहा था। सिलिकॉन वैली फोटो शेयर करने में बिजी था और इलॉन मस्क दुनिया को विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब आगे 4th चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन के पहले स्टार्टअप के बारे में। साल 1994 में किम्बल और इलॉन ने कई रोड ट्रिप्स एक साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार इलॉन सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। Zip2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। इलॉन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का काम करते थे। किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि Zip2 आखिर है क्या। उन्हें अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में इंटरेस्ट दिखाया और $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और इसके बाद Zip2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड एड्स देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर इलॉन मस्क को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। Zip2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे।
साल 1998 यानी कि 1998 में 300 मिलियन डॉलर की डील के साथ Zip2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहली उनकी कॉम्पिटिटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 यानी कि 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदा। मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। इलॉन मस्क सीईओ बनना चाहते थे और इसी के साथ 5th चैप्टर में आप जानेंगे पेपाल माफिया बॉस के बारे में। मतलब ये कि एक दशक के बाद इलॉन मस्क कैनेडियन बैक पेकर से एक मल्टी मिलेनियर बन चुके थे, और वो भी सिर्फ 27 साल में, जो बहुत ही कमाल की बात है। तो वो कुल मिलाकर के 22 मिलियन डॉलर के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और एक स्पोर्ट कार थी। मस्क अपनी मैकलारेन F1 में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। वैसे जब वो इंटर्नशिप कर रहे थे तो उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें ये आइडिया बिल्कुल नहीं जमा। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। इलॉन मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने 12 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। उनके एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है जो इलॉन मस्क को बाकियों से अलग करती है। वो रिस्क लेकर के अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं, और इस तरीके की डील फायदा भी दे सकती है या फिर उन्हें कंगाल भी कर सकती है। तो Zip2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इलॉन मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इलॉन मस्क ने Zip2 को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया। तो X.com अब एक्चुअली में फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। मस्क उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे, क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। X.com ने क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया, जिसे पेपाल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपाल को 2 लाख क्लाइंट्स मिल गए। पैसे की लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपने कॉम्पिटिटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया, मगर फिर X.com और कॉन्फिनिटी की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। तो एम्प्लॉइज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग बना ली। मस्क के बदले वे कॉन्फिनिटी के पीटर थियल को सीईओ बनाना चाहते थे। इसी दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। तो उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे, जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपाल के नाम से रीब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसे का इन्वेस्टमेंट किया। अपना स्टेक बढ़ाकर वे पेपाल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक्नोलॉजीज कंपनीज बेचने की जल्दीबाजी में लगी थी। आगे मस्क ने बोर्ड को ऑफर्स ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपाल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर के 240 मिलियन डॉलर हो चुका था। अब ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी, जो कि अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपाल को ईबे से $1.5 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। तो PayPal.com बबल से बच निकला था। ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद
कंपनी ने एक सक्सेसफुल आईपीओ बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपाल एक विनर बनकर उभरा।